खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान की सरजमीन का एक इंच ब्रह्मोस मिसाइल की हुदूद में ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। बिहार असेंबली इंतखाब में वोटिंग से पहले ही एनडीए को लगा धक्का। मढौरा से एनडीए उम्मीदवार सीमा सिंह की नामजदगी हुई मंसूख। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाने के बजाय अपने अखलाक व किरदार के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाए। मौलाना अरशद बदनी की तलकीन। दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जश्न चिरागां का किया एहतमाम। इंद्रेश कुमार ने कहा, मोहब्बत, अमन और भाईचारे के पैगाम को आम करना था मकसद। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन का एक इंच ब्रह्मोस मिसाइल की हुदूद में है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। लखनऊ में नई ब्रह्मोस एरोस्पेस सहूलत में तैयार करदा ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले पैकेज को झंडी दिखाने के बाद खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मिसाइल सिस्टम आजमाइश मरहले में बहुत आगे बढ़ चुका है और अभी हिंदुस्तान की कौमी सलामती का सबसे मजबूती अमली सबूत है। ब्रह्मोस की ताकत के बारे में अच्छी तरह पता है। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के दरीना मुतालबे को मुनासिब वक्त पर पूरा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से यूटी और नई दिल्ली के दरमियान बाकी रहने वाले खलीज के बारे में एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सियासी मजबूरियों की वजह से कह रहे होंगे, लेकिन मुनासिब वक्त पर रियासत के दर्जे को बहाल किया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश का कहना है कि बिहार में महागठबंधन को अक्सरियत हासिल होने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग मौजूदा हुकूमत से तंग आ चुके हैं। बिहार की जनता जान गई है ये सब झूठे वादे हैं, ये सब जुमले हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी को अलविदा करेंगे। आप देखेंगे महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। जमीनी स्तर पर लोग तंग आ चुके हैं। प्रधानमंत्री कुछ भी बोले, गृह मंत्री कुछ भी प्रचार करें, जमीनी हकीकत को वो नहीं मिटा सकते। वो हकीकत ये है कि महागठबंधन वापस लाने में बिहार की जनता अपनी मन बना ली है। कुछ भी कहें, दावा लगाएं, कुछ भी यहाँ वहाँ की बातें करते रहें महागठबंधन के बारे में, कांग्रेस के बारे में, आरजेडी के बारे में, हमारे घटक दलों के बारे में, पर बिहार की जनता चुपचाप तरीके से वो जान चुकी है और जानती हैं कि नीतीश कुमार को वोट देने से बीजेपी को वेट देना है। वो तो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। चलाने वाले जो बिहार की जनता बीजेपी है, रिमोट कंट्रोल तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हाथ में है। ये बिहार विधानसभा के लिए चुनाव है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा
जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, कौन सी पार्टी गठबंधन सरकार चलाएगी, उसके लिए जनादेश बिहार की पार्टियों के लिए नहीं, ये दिल्ली के पार्टियों के लिए नहीं है। पवन खेड़ा ने मरकजी वजीर अमित शाह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बिहार में दरअंदाजों की जो बातें की जा रही है वो सिर्फ एक सियासी हरबा है। उन्होंने पूछा कि वजीर दाखिला ने इस हवाले से अब तक क्या इक़दाम किए हैं। भाई 11 साल से आप सरकार में हैं, 2-2.5 साल 3 साल इनको गृह मंत्री बने हो गए हैं, अभी तक घुसपैठ नहीं रोक पा रहे और आज कहते हैं घुसपैठ रोक भी नहीं सकते। तो इस्तीफा देकर जाइए ना। आप सिर्फ प्रचार करने लायक हैं, प्रचार करते रहिए। गृह मंत्री के पद पर बैठने लायक आप हैं नहीं, तो कराएं एक फेज में। और जिन राज्यों में 5-5 फेज में होता है, मतलब क्या वहां जंगल राज है? बताएं। महाराष्ट्र में इतने फेजेस में क्यों हुआ था, यूपी में इतने फेजेस में क्यों होता है? कहना क्या चाह रहे हैं? सोच कर बोलना चाहिए। गृह मंत्री एक बड़ी जिम्मेदार पद होता है। बिहार असेंबली इंतखाबात में वोटिंग से पहले एनडीए को एक धक्का लगा है। मझौरा एनडीए उम्मीदवार सीमा सिंह की नामजदगी रद्द हो गई है। सीमा सिंह ही नहीं, मजीद 3 उम्मीदवारों की नामजदगी भी मझौरा असेंबली सीट से रद्द हुई है। बीएसपी उम्मीदवार आदित्य कुमार, जनता दल यू के बाकी आज़ाद उम्मीदवार अल्ताफ आलम और आज़ाद उम्मीदवार विशाल कुमार भी अब इंतखाबी मैदान से बाहर हो गए हैं। एनडीए में जब सीटों की तकसीम हुई थी तो मझौरा असेंबली सीट चिराग पासवान एलजेपी रामविलास के हिस्से में गई थी। इस सीट से एलजेपी ने सीमा सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन जब उनके पर्चाए नामजदगी की आज जांच हुई तो कुछ तकनीकी खामी के सबब रद्द करने का फैसला लिया गया। इस तरह अब इस सीट पर महागठबंधन और आरजेडी उम्मीदवार जितेंद्र कुमार राय की पोजीशन इंतहाई मजबूत हो गई। हरियाणा का सीएम नायब सिंह सैनी ने बिहार के कटिहार में एनडीए उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर नायब सैनी ने कहा कि बिहार के अवाम फिर एक मरतबा एनडीए को इक़्तिदार सौंपने जा रही है। देखिए, बिहार में नॉन स्टॉप एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर बिहार के लोग दोबारा फिर ये सरकार बना रहे हैं, कंटिन्यूटी में सरकार बना रहे हैं। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार के लोग एजुकेशन चाहते हैं, बिहार के लोग स्वास्थ्य के प्रति वो सजग होना चाहते हैं। और ये सारे कार्य नीतीश कुमार और आदरणीय मोदी जी की एनडीए की सरकार ने गति से बिहार को बदला है। कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी ने तो बिहार के अंदर जंगल राज खड़ा किया है। इस जंगल राज से, क्योंकि उनके राज के अंदर गरीबी, अशिक्षा और उनमें गुंडा राज जो देखने को मिलता था, व्यक्ति 5 बजे के बाद तो बाहर। कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार का कहना है कि महागठबंधन में कोई इख्तिलाफात नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इत्तेहादी उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। मौसम है, हालांकि महंगाई बहुत है। लोग जो है आज हम पखवाड़ में देख रहे थे कि सोना जो है 1,35,000 रुपये जो है भरी हो गया है। तो इतनी महंगाई में भी लोग जो है धनतेरस मनाएं और बिहार में जो धन पशुओं की सरकार है उस सरकार को हराएं। महागठबंधन में सब ठीक है, त्योहार मनाइए, त्योहार की मिठाई खाइए। महागठबंधन से भी आपको जो है ना मीठी खबरें आएंगी। मगर सर सीटों को लेकर सर खुशी क्यों नहीं सामने आ रही है? खुशी क्यों नहीं आ रही है सर महागठबंधन से सीटों की शेयरिंग को नहीं, आपको मेरे चेहरे पे जो है कोई दुख दिख रहा है? सब बढ़िया है, नामांकन हो रहा है, अभी हम नामांकन से आ रहे हैं। कटिहार में नामांकन हुआ है, गया में नामांकन हुआ है, सब जगह नामांकन होगा और सब बढ़िया होगा, उत्तम होगा बिहार के लिए। एक सवाल है, विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होटल मोरिया में और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और तारिक अनवर साहब भी कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक देश है, लोगों को अपना अपना बात रखने का अधिकार है। उचित फोरम में न्याय अन्याय सबका फैसला होता है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी आबाई तहसील नदबई में मुनक़िदा एक तकरीब में रियासत के लाखों किसानों को एक तोहफा दिया है। उन्होंने रिमोट बटन दबाकर चीफ मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त किसानों के खातों में मुंतकिल की। इस तकरीब के दौरान तकरीबन 7 मिलियन से ज्यादा किसानों को 1,000 रुपये की इमदाद मिली। इस मौके पर खिताब करते हुए भजनलाल शर्मा ने की हुकूमत की उसूलियाबियों का भी उन्होंने तज़किरा किया।
हमारी सरकार राजस्थान में हमने काम किया, 35 लाख करोड़ रुपए के हमारे एमओयू हुए थे, 7 लाख करोड़ रुपए की जमीन पर उतर गए। आप सिर्फ अभिभावकों से भी कहना चाह रहा हूं, नहीं पढ़े मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार भी लगातार नौकरी की जगह निकाल रही है। आपने देखा होगा, हमने कहा था 1,92,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 92,000, 1,56,000 पाइपलाइन में, और अभी लगातार हम निकालने वाले हैं। जो हमारे युवा हैं वो पढ़े, मेहनत करें, तैयारी करें। आप बताओ 2 साल में एक भी पेपर लीक हुआ गया? तो हमारे युवाओं को पढ़ने की संख्या क्यों नहीं देते हैं? उनको कहिए वो पढ़े, प्राइवेट तौर पर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वो आगे बढ़े, उनको रोजगार मिले, खुद का रोजगार करें। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं कि नहीं नहीं भैया ये तो हमारा तो सरकारी नौकरी मिलेगा। अरे भाई उसका जहां मन है वहां उसको करने दो प्राइवेट। भाई मैं तो हमेशा कहता हूं, आप जाओगे तो वहां सरकारी में भी जाओगे, उसमें जाओगे बनोगे, लेकिन अपना काम धंधा अगर कोई खोलोगे तो 4 लोगों को रोजगार और देने का काम करोगे, 6 लोगों को रोजगार देने का काम करोगे। आज के दीपावली जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों को अपने नबी की तालीमात के मुताबिक सब्र, तहम्मुल और मोहब्बत से काम लेना चाहिए। हमारा रद्दअमल मोहब्बत का होना चाहिए, नफरत का नहीं, क्योंकि ये नबी का तरीक़ाकार था और यही अल्लाह का हुक्म भी है। मौलाना मदनी ने कहा कि आई लव मोहम्मद का नारा लगाने के बजाय अपने अखलाक व किरदार के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया जाए। हमारा मुल्क जिस गर्दिश के अंदर चल रहा है, हुकूमत से लेकर आम लोग मुल्क के अंदर जिस नफरत की सियासत को चला रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि ये प्यार और मोहब्बत की जड़ें मजबूत करने की तालीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसको समझना चाहिए, अपनी जिंदगी को ऐसा ही बनाना चाहिए। अगर आप बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। ये मोहब्बत नहीं है कि आप बाजार में लगा करके यहां लिख करके कि आई लव मोहम्मद, तो आपकी मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। न सीरत मोहम्मद की है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, न सूरत हजरत मोहम्मद की है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। जिस किसी को हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, वो आपकी सीरत अपनी जिंदगी में उतारे, आपकी मुबारक सूरत अपनी सूरत में, ये है मोहब्बत, वो मोहब्बत नहीं है। दिवाली के मौके पर दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से एक रूहानी व सकाफती प्रोग्राम जश्न चिराग़ां का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसने फ़िरका वाराना हम आहंगी और कौमी यकजहती की मिसाल पेश की। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरबराह डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने बताया कि प्रोग्राम का मकसद मोहब्बत, अमन और भाईचारे के पैगाम को आम करना और इस बात को उजागर करना था कि रूहानियत की असल बुनियाद इंसानियत और यकजहती में पोशीदा है। इंद्रेश कुमार ने मजीद कहा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तालीमात हमें यह दर्स देती है कि मोहब्बत हर मज़हब की मुश्तरका ज़बान है और यही हिंदुस्तानी तहजीब का हकीकी जौहर है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल दरगाह कमेटी ने मंच के जश्न चिराग़ां प्रोग्राम पर एतराज़ जाहिर किया था, जिसके बाद काफ़ी पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान दरगाह में डॉक्टर इंद्रेश कुमार और उनके साथ 1 दर्जन से ज़ायद मंच के लीडरान ने पहुँच कर पहले हज़रत अमीर खुसरो, बाद में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाज़िरी दी और मुल्क में अमन की सलामती की खुसूसी दुआएं की। हमने इस बार सब धर्मों के लोगों को, विशेष रूप से सब भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को अपील की है कि वह अपने अपने घरों में 4 चिराग रोशन करें। 1, नशा मुक्त हिंदुस्तान, एक नशा मुक्त हिंदुस्तान के लिए। दूसरा है, और जो दंगे हैं, दंगा मुक्त हिंदुस्तान के लिए, यानी भाईचारे वाला हिंदुस्तान हो, दंगे वाला हिंदुस्तान हो। तीसरा है प्रदूषण मुक्त हिंदुस्तान के लिए। और चौथा है कि इस देश के अंदर जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, उसके लिए ममता हो और उसके लिए मदद हो। कोई भूखे पेट ना सोए,
कोई नंगे बदन ना रहे, कोई बिना दवा के और उपचार के ना रहे, सबके प्रति प्यार और मोहब्बत हो, इसके लिए सबको उपचार और इलाज भी मिले, इसलिए ये भी करे तो वह वेलफेयर करे। हमने ये अपील की है और मुझे ये लगता है आप इसको हेडलाइन बनाकर देंगे ताकि पूरे हिंदुस्तान को निजामुद्दीन से यह मैसेज जाएगा। मैसेज क्या होगा? नशा मुक्ति। मैसेज क्या होगा? दंगा मुक्ति। मैसेज क्या होगा? प्रदूषण मुक्ति। मैसेज क्या होगा? जो गरीब दुखी है उसका शोषण नहीं, उसको इमदाद, मदद, इंसानियत का मैसेज होगा। और मुझे भरोसा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कई लीडरों ने दरगाह हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में मुनक़िदा जश्न चिरागां प्रोग्राम में शिरकत के। इस मौके पर उन लीडरान ने मुंसिफ टीवी से खास बातचीत की और अमन सलामती और भाईचारे के फ़रोग़ पर जोर दिया। दिवाली के मौके पर दरगाह हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर एक ख़ास प्रोग्राम होता है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से। हालांकि इस बार भी हुआ है लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। हमारे साथ कुछ MRM के जो लीडरान हैं, MRM की जो ख़वातीन महिला हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सफ़ीना है। मैम, दरगाह कमेटी की तरफ से मना कर दिया गया था कि ये जो प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, दिए वगैरह नहीं चलने चाहिए, लेकिन बावजूद इसके प्रोग्राम हुआ है। क्या ख़ास पैगाम, क्या ख़ास मैसेज? देखिए, ऐसा है कि दिवाली जो है वो रोशनी का त्यौहार है। रोशनी यानी कि इल्म की रोशनी, मोहब्बत की रोशनी, भाईचारे की रोशनी। हमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए हम लोग जो है काम करते हैं। तो यहाँ हम यही एक पैगाम देने हर साल आते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे हिंदू भाइयों के साथ में शरीक हैं, हर खुशी में शरीक हैं, हर गम में शरीक हैं। तो इसीलिए ये प्रोग्राम जो है वो किया जाता है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। अगर इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो हमारा भाईचारा जो है बढ़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ सूफ़ी संत जो हैं उनकी तालीमात क्या थी? अभी यहाँ उर्स भी हुआ तो तालीमात यही थी ना कि आप मिलकर रहिए, भाईचारे से रहिए। पैगाम, अच्छा पैगाम देने की कोशिश की गई। यहाँ पर बहुत तरह की चीज़ें भी यहाँ होती हैं। तो जो चिराग जलाने का हक जो है, आप यहाँ देखिए जितनी दरगाहों पे जालियों में जो धागे बने हैं वो मन्नतों के धागे हैं। वो सिर्फ मुसलमान औरतों के धागे नहीं हैं, वो हिंदू औरतों के भी धागे हैं। तो हर चीज़ की मन्नत पूरी करने के लिए या चिराग जलाने के लिए सिर्फ मुसलमान औरतें नहीं आती, हिंदू बहनें भी आती हैं। अगर कोई चिराग दिवाली का यहाँ जल जाएगा तो चिराग तो ये नहीं कहता ना मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ। तो वो एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई थी। मुझे नहीं लगता ये कोई इतनी बड़ी बात थी। तो मैं समझती हूँ कि ये अच्छा कदम है और इस तरह के कदम जो है उनको फ़रोग़ देना चाहिए हमें। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे मुसलमान भाई बहन मेरे साथ हैं, उनके साथ मैंने ये त्यौहार मना रही हूँ। ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। और हम यहाँ जब आए हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से तो हम ये पैगाम लेकर आए हैं, हम भाईचारे का पैगाम लेकर आए हैं। यहाँ जब हम ये त्यौहार मना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सभी लोग एक दूसरे के धर्म की कितनी इज्जत कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ पर केवल भाईचारा है। तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर सबके साथ ये त्यौहार मनाते हुए। डॉक्टर वर्दी, आप फर्स्ट टाइम आई हैं, पहले भी आती रही है दरगाह के अंदर? खास तौर से पहले आप ये बताइए। नहीं, मैं पहले भी आई हूँ, इसी प्रोग्राम में आई हूँ पहले भी। और हमने पहले भी यहाँ पर ऐसे ही भाईचारे के पैगाम को लेकर आए हैं और सबके साथ त्यौहार मनाया है। जी देखिए, पहले तो सबसे पहले तो मैं सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज धनतेरस का दिन है और आज के दिन हम पिछले 4 सालों से हम सब यहाँ पर आ रहे हैं और भाईचारे के लिए ही सभी को संदेश देने के लिए ही हम यहाँ पर आ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जो है ये सब राजनीति ही है और हम सब यहाँ पर सिर्फ भाईचारे को ही पर्पस से प्रमोट करने के लिए हम सब आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर रमीज़ राफ़ी, जिनका साफ कहना है कि हम लोग अमन व सलामती और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए हम लोग यहाँ पर दरगाह के अंदर दिवाली के मौके पर जश्न चिरागा का प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं। उसी सिलसिले की कड़ी को आज यहाँ पर पेश किया गया था और आज आपने देखा कि किस तरह से कव्वाली का भी पूरी तरह से एहतमाम हुआ। इस तरह इसी के साथ साथ चादर शरीफ भी दोनों मज़ारात पर पेश की गई हैं। कैमरामैन बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली में एक इल्मी व फ़िक्री तकरीब सर सैयद लेक्चर का इनेकाद किया गया। इस साल के लेक्चर का मौजू था नेहरू 21वीं सदी में, जिस पर प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने गुफ्तगू की। प्रोफेसर अग्रवाल ने अपने खिताब में पंडित जवाहरलाल नेहरू की फ़िक्री विरासत, जमहूरियत की बका, साइंसी सोच और सेक्युलर हिंदुस्तान की तश्कील में उनके किरदार पर रोशनी डाली। प्रोग्राम की सदारत साबिक मरकजी वज़ीर और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर सलमान खुर्शीद ने की। अपने सदारती खिताब में उन्होंने कहा कि सर सैयद और नेहरू दोनों ने इल्म, अक्ल और रवादारी के जरिए हिंदुस्तानी समाज को एक रोशन सिमत अता की,
लिहाजा आज के ज़माने में उनके अफकार ही कौम को इत्तेहाद, हम आहंगी और तरक्की की राह दिखा सकते हैं। अलीगढ़ से वाबस्ता लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं, सर सैयद की याद में इकट्ठे होते हैं और जो उनकी खिदमत हैं और इस मुल्क के लिए एक मकाम उन्होंने कमाया और जो इस मुल्क को दिया है उन सब चीज़ों को लेकर और जो तसव्वुर सर सैयद का था हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में और हमारी मुश्तरक एक तहज़ीब के बारे में और उसमें जो कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के अक़लियत को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को करना है और करना चाहिए, उस कंट्रीब्यूशन के ताल्लुक़ से जो सर सैयद के तासुरात थे और जो उनके ख़यालात थे। देखिए, ये एक ऐसा हिस्टोरिकल मोमेंट है जबकि जैसे हम कहते हैं नेहरूवियन आइडिया ऑफ इंडिया, उसे बहुत ज़बरदस्त चैलेंज मिल रहा है और मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को देखते हुए, हिंदुस्तान की पुरानी कल्चर और हिस्ट्री को देखते हुए नेहरूवियन आइडिया ऑफ इंडिया का कोई अल्टरनेटिव है नहीं, तो उसे बचाने की, उसको और एनरिच करने की ज़रूरत है। ये कोशिश हम सब लोगों को करनी चाहिए। जहाँ तक सर सैयद अहमद का सवाल है, तो सर सैयद अहमद पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, खासकर मुसलमानों और वैसे पूरे भारतीय समाज में मॉडर्निटीज़ के वैल्यूज़ को एस्टेब्लिश करने में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा पैगाम ये है कि हम हर साल सर सैयद डे मनाते हैं, लेकिन सर सैयद की जो लेगेसी थी हमें उसको आगे बढ़ाना है। सर सैयद ने कौम के लिए बहुत कुछ किया। ही वॉज ए रिफॉर्मर, ही वॉज ए प्रैग्मेटिस्ट, ही वॉज ए फ़िलासफ़र। तो वही सब हमें आगे बढ़कर और कौम को बताना है। इसके अलावा वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े अलमदार थे। उस ज़माने में उन्होंने इंटरफेथ के लिए बहुत काम किया है। सर सैयद इंस्टीट्यूशंस में बिलीव करते थे, उन्होंने बड़ी इंस्टीट्यूशंस कायम की हैं। सबसे बड़ा पैगाम तो यह है कि सर सैयद अहमद ख़ान को खराज अक़ीदत पेश करना है, श्रद्धांजलि देनी है और उनकी जो भी खिदमात रही हैं और बहुत रही हैं, इसको गिनाने चलूँगा तो पूरा आपका जो इंटरव्यू है उसी में चला जाएगा। तो 19वीं सेंचुरी के बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, एजुकेशन की फील्ड में बड़ा काम किया, उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत काम किया, जर्नलिस्ट थे, तारीख़ में, हिस्ट्री में काम किया। तो कौन सी फील्ड थी, सोशल रिफॉर्म का बहुत काम किया, साइंस के फ़रोग़ के लिए, प्रमोशन के लिए बहुत काम किया, बहुत सारी फील्ड में काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो अलीगढ़ मूवमेंट शुरू करी थी, जिसको हम आज अलीगढ़ मूवमेंट कहते हैं, उसमें उन्होंने उसके तहत जो वेस्टर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट है साइंस के और टेक्नोलॉजी के, और जो सुपरस्टिशन के ख़िलाफ़ बातें थीं, जो अनसाइंटिफिक बातें थीं, उसको सारी अपने। बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका में मौजूदा हज़रत जलाल शाह बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर हफ्ते के दोपहर खौफनाक आग लग गई, जिसके बाद वहां से सभी परवाज़ों को मनसूख करने का ऐलान कर दिया गया। सभी परवाज़ों को आर्जी तौर पर रोक दिया गया ताकि मज़ीद कोई बड़ा हादसा सरजद न हो जाए। इस दौरान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई थी। अब तक किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं, लेकिन बड़े माली नुकसान का अंदेशा। एयरपोर्ट पर जिस जगह आग लगी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आमतौर पर दरामद सामानों को रखने के लिए इस इलाके का इस्तेमाल किया जाता है। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।